नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे कि देश में आयुर्वेदिक दवाएं जो बनती हैं उसका प्रोसेस क्या होता है और उनके बनने की शुरुआत से लेकर और बाजार में आने तक की कहानी क्या है, किस लेवल से उन्हें गुजरना पड़ता है। क्योंकि ऐसी खबरें आती हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयों के बाजार में बहुत सारे भ्रामक प्रचारों के साथ कंपनियां अपनी दवाइयों को बेचती हैं, जिनकी परमिशन कई बार सरकार से नहीं होती है। और इसको लेकर एक जो रूल 1954 में ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट बना, उसके दायरे में ये कहां पर खड़ी होती है और आज के दौर में क्या इस एक्ट में पेचीदगियां हैं या उसके दायरे के बाहर आती है और इस एक्ट को किस तरीके से अमेंड करने की जरूरत है। और इसे समझाने के लिए हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आर.के. श्रीवास्तव सर, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं प्रोफेसर वाई.के. गुप्ता, फॉर्मर हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी, एम्स दिल्ली। सर, स्वागत है। हमारे साथ तीसरे खास मेहमान पी.के. मल्होत्रा साहब हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुरुआत में करना चाहूंगा गुप्ता सर आपसे कि जिस तरीके से अगर आयुर्वेदिक दवाइयों का बाजार देखे और जहां पर सबसे ज्यादा प्रचार या भ्रामक प्रचारों के सहारे बाजार पर दवाइयां छा जाती हैं, कोई दवा मोटा पतला करने की दवा है, कोई दावा कर रही है और अलग अलग तरीके के दावे हैं और जिसके ऐड बाकायदा हम पेपर में, टीवी में, अलग अलग फोरम पर देखते हैं। प्रोसेस क्या है किसी भी आयुर्वेदिक दवा के बनने से और बाजार में आने तक? देखिए, आयुर्वेदिक दवाई हमारे देश की एक धरोहर है, लेकिन इस धरोहर का जब लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगते हैं तो ये एक खतरनाक स्थिति है। ये मैजिक एक्ट जो बना बहुत साल पहले, आज से 100 साल पहले करीब, ये सिर्फ आयुर्वेदिक के लिए नहीं बना। ये बना है किसी भी दवाई, ट्रीटमेंट, मेडिसिन, इंटरवेंशन जो कि न तो सत्य पे आधारित है, न किसी एक्सपेरिमेंटेशन पे आधारित है और न ही उसके कोई रिजल्ट्स के एस्टैब्लिश प्रमाण हैं और वो लोगों को भ्रामक तरीके से लोगों की धारणाओं को, लोगों के धर्म को, लोगों के विचार को, लोगों को गलत इंफॉर्मेशन दे करके जो एक एश्योरेंस देता है कि हाँ ये खाओ, ये तलिस्म करो, ये जादू करो, ये पेड़ के चक्कर लगाओ और ये रात के 12 बजे ये भूख पड़ो, इस तरह के कपड़े पहन लो तो तुम्हारी भूख ठीक हो जाएगी, ये झाड़ फूस करो, ये तलिस्म करो, ये मैजिक एक्ट में आता है। देखिए श्रीवास्तव सर, जिस तरीके से ये रूल है, हम फिर भी देखते हैं कि एक बाजार का एक बड़ा हिस्सा ऐसे प्रचार और ऐसे दवाइयों से अटा पड़ा है जो कि शायद सरकार की तमाम नॉर्म से अलग जाकर सीधे बाजार में कराती है। बेसिकली किस तरीके से किसी भी दवा के बनाने का प्रोसेस है और कहां-कहां पर सर्टिफिकेशन के बाद ही कोई कंपनी या इंडिविजुअल वो दवा बाजार में उतार सकता है? कि जहाँ तक प्रोसेस का सवाल है कि कोई भी दवा अगर बाज़ार में लानी है तो उसके लिए एक वेल डिफाइंड प्रोसेस है। एक ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, उस एक्ट के अंदर सारे प्रोविज़न है जिस प्रोविज़न को पूरा करने के बाद ही कोई दवा बाज़ार में आ सकती है। चाहे वो दवा एक नया मॉलिक्यूल हो, चाहे वो दवा कहीं बाहर से इंपोर्ट करके लाई गई हो, चाहे वो कोई फिक्स डोज कम्बिनेशन हो और चाहे वो आयुर्वेदिक दवा, वो प्रोसेस उसके अंदर इंटीग्रेटेड है और बिल्कुल वेल डिफाइंड है। अब जो दूसरी चीज़ में ये सन 50 के आसपास का ये भी एक्ट है, 50 के आसपास का मैजिक रेमेडी का भी एक्ट है। उस समय भी इन दोनों की ज़रूरत थी। ज़रूरत इस वजह से थी कि जहाँ एक तरफ सरकार ने प्रोसेस डिफाइंड कर दिए थे लॉ के तहत, वहाँ दूसरी तरफ
बाजार के अंदर ऐसी प्रैक्टिसेस प्रिवेलेंट रही थी जो कि उस गैप को एड्रेस कर रही थी, जिस गैप को एलोपैथिक मेडिकेशन पूरा नहीं कर पा रहा था, जो कि अभी डॉक्टर वाईपी गुप्ता ने बड़े विस्तार से समझाया। और आज भी दुर्भाग्यवश वो उसी प्रकार से बाजार में वो गैप विजिबल नज़र आ रहा है, और मोर सो जबकि हम एक ऐसी पेंडेमिक से गुजर रहे हैं जो एक नोवेल वायरस के द्वारा फैलाई गई है और जिसके अंदर हमें वायरस का बिहेवियर तो पता ही नहीं है। उसके अतिरिक्त हमारे पास जो भी दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ इस प्रकार की हैं जो हमने शायद इस बीमारी में तो नहीं ट्राई करी, लेकिन इस जैसी जुड़ी हुई बीमारी में ट्राई करी। तो अगर आप इस नज़रिए से इस सब चीज़ों को देखेंगे तो सिचुएशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, क्योंकि डिजीज़ का प्रोफाइल बदलता चला गया। जो मैजिक रेमेडीज़ एक्ट है जिसके अंदर गलत एडवर्टाइजमेंट के ऑफेंस डिक्लेयर किया गया है और उसके लिए एक तरीका इख्तियार किया गया है जो न्याय सम्मत है, कानून सम्मत है, और जिसके ज़रिए ऐसा करने वालों को पनिशमेंट दिया जाएगा, वो ज़रिया और तरीका अपने यहाँ आज की तारीख में भी कानून मान्य है। अब जितने भी इस तरीके के लॉ बनते हैं उन लॉ के लूप होल जो है बनाने वाले से ज़्यादा उसको इस्तेमाल करने वाला ढूंढ लेता है। और ये क्योंकि होता आ रहा है लगातार, तो इसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि इस समय जब कोरोना वायरस फैल रहा है आपको बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी मिल रही हैं जिनको इम्यून बूस्टर कहा जा रहा है कि इस दवाई को हमारा इम्यूनिटी बढ़ जाएगा। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी आ रही है जिसको रीपर्पस कर दिया गया है कि भाई इस खुराक में वहाँ पे बहुत फ़ायदा कर रही थी लेकिन इस खुराक में कोरोना में भी फ़ायदा करेगी। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो बाहर से इंपोर्ट हो करके FDA से अप्रूव हो करके भी आ रही हैं। कुछ दवाई ऐसी है जो इंडियन कंपनी ने इंडियनाइज करके मैन्युफैक्चर कर दी, वही बाज़ार में आ गई है। अब इसके साथ साथ भी जब गैप नहीं एड्रेस कर रहा तो कुछ दवाइयाँ आयुर्वेदिक सिस्टम से भी निकल के आ रही हैं। अभी जो रिसेंट एक दवाई आई है जो मेरे ख्याल से पतंजलि की दवाई है जिसमें किट है, 3 दवाइयाँ हैं, एक नाक में डालने वाली, एक श्वासारी जो पीने वाली जो पहले से ही चल रही थी जिसको कि हम खांसी जुकाम में ले लिया करते थे, आमतौर से ले लिया करते थे, और एक और दवाई डाली है जिसको ये कहा गया है कि ये कोरोना वायरस को 3 दिन के अंदर इतने % ठीक कर देगी और 7 दिन में पूरा ठीक कर देगी, कोई मॉर्टेलिटी नहीं होगी। 150, 200, 250 पेशेंट का एक क्लिनिकल ट्रायल है, वो ट्रायल कंडक्ट किया गया है एक नेशनल इंस्टीट्यूट जयपुर के तहत। अब ये जो प्रोसेसेस अडॉप्ट किए गए, इन प्रोसेसेस को अगर हम DCGI के अंदर जो क्लिनिकल ट्रायल के प्रोसेसेस है उनके ऊपर रख करके सैंपल साइज को देखते हुए और जो डॉक्टर वाईके गुप्ता ने बताया उसके आधार पे उसको विस्तार से एनालाइज करें, तब तो ये बनता है एक बात जिसको हम कहेंगे कि ये दवा जो है क्लिनिकली ट्रायल के ज़रिए पूरी तरीके से वैलिडेटेड है। मुझे नहीं पता कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन अगर हुआ है तो वो पब्लिक में आना चाहिए, और अगर नहीं हुआ है और उसमें गैप है तो वो गैप जिसने बनाई है, जिस कंपनी ने बनाई है, जिस व्यक्ति ने बनाई है, उसको बताए जाने चाहिए, जिससे कि वो उसके अंदर उन गैप को एड्रेस करे और इम्प्रूवमेंट करे। और गैप एरिया है, इसके अंदर अगर हमें कोई आयुर्वेदिक की भी दवा आती है तो हमें कोई एतराज़ थोड़ी है, कोई भी दवा आए लेकिन वो साइंटिफिकली वैलिड हो, वो भ्रमित एडवर्टाइजमेंट पे आधारित ना हो, वो बहुत प्रीमेच्योर वे में पब्लिक को एंटाइज करने के लिए नहीं लगाई जाए। 2 ही दवा आज की तारीख में जो आई हैं उन दवाइयों की कीमत बहुत बड़ी है। एक आई है मेरे ख्याल से, एक ग्लेनमार्क की दवा है, एक सिप्ला की दवा है, काफ़ी महंगी दवाएं हैं, बड़ा अच्छा मोटा मार्केट है, तो निगाहें तो मार्केट पे भी तो रहती है ना, हमें मार्केट की निगाह से कोई मतलब नहीं, लेकिन पेशेंट का अगर इलाज सही हो रहा है, साइंटिफिक हो रहा है, वो कोई चीज़ भी है चाहे आयुर्वेदिक है, उससे हमें अगर कोई निकल के आता है तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। ओके मल्होत्रा सर, क्योंकि जैसे कि कहा श्रीवास्तव सर ने, और बहुत अहम है कि आप हर रोज बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, चाहे वो सोशल मीडिया में देखें, लोकल न्यूज़पेपर में देखें या लोकल रीजनल नेशनल चैनल तक में कई बार इस तरह के भ्रामक प्रचार बनते हैं। कोरोना के लिए फला दवा, 5 दिन में आप ठीक हो सकते हैं, 3 दिन में आपका इम्यूनिटी ये इस तरीके से बढ़ जाएगी, आपके कैंसर या फिर इस तरह का इलाज हो सकता है। अब सवाल ये है कि इस तरह के मौजूदा कानून के रहते इस तरह की दवाइयां भी बाजार में हैं और प्रचार भी खुलेआम मैं कह सकता हूं कि सबके सामने है, क्यों? रविंद्र जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश के अंदर इसके लिए कानूनी व्यवस्था नहीं है।
कानूनी व्यवस्था भी है और मैं समझता हूँ बहुत सुदृढ़ है। ऐसा नहीं है कि उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, उस कानूनी व्यवस्था में भी, क्योंकि जो कानूनी व्यवस्था बनाई गई थी वो कम से कम 60-70 वर्ष पहले बनाई गई थी। जो कानून बनाए गए थे बहुत पुराने हो चुके हैं, उनमें सुधार की भी आवश्यकता है। लेकिन ये कहना कि आज कानून नहीं है गलत होगा। कानून है, अगर हमारे पास समस्या आ रही है तो उस कानून को लागू करने में और इम्प्लीमेंटेशन में हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं और जिसमें सुधार की आवश्यकता है। डॉक्टर श्रीवास्तव ने बात किया कि जब भी कोई नई ड्रग मार्केट में आती है वो डायरेक्टली मार्केटिंग नहीं होती है। अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो 1940 का एक्ट है, उसके अंदर बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं और उस ड्रग को बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू जाना पड़ता है और बहुत सारी अथॉरिटी से उसका अप्रूवल लेना पड़ता है, तभी उसकी मार्केटिंग हो सकती है। लेकिन हम जो दूसरा विषय उठा रहे हैं, डॉक्टर गुप्ता ने भी उसके बारे में बात की कि जो क्वेक आ जाते हैं या जो आप मेडिकल रेमेडीज की बात करते हैं या आप एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं, जिस तरह की एडवर्टाइजमेंट की आप बात कर रहे हैं, और हमने देखा है कि आप अगर दिल्ली से बॉम्बे ट्रेवल कर रहे हैं या किसी भी शहर से कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं तो स्टेशन आने से पहले दोनों तरफ जो दीवारें आपको दिखाई देंगी या मकान दिखाई देंगे, उन पर बहुत बड़े बड़े स्लोगन और एडवर्टाइजमेंट लिखे होते हैं कि हम इस का इलाज जो है 1 दिन में 2 दिन में कर देंगे और इस पर्टिकुलर पते के ऊपर संपर्क करिए या इस फोन नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए और वो मेडिसिन दिख रही है। ये जितनी एडवर्टाइजमेंट है ये इवन जो हमारा एग्जिस्टिंग कानून है उसके वायलेशन में आ रही है। समस्या ये है कि स्टेट की अथॉरिटीज उसके ऊपर जो कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं करती हैं, जिस तरह से इस तरह की एडवर्टाइजमेंट को बढ़ावा मिलता है और लोग भ्रमित हो जाते हैं। आपने जो डिस्कशन शुरू किया, मुझे याद आ रहा है, इससे पहले कि मैं कानूनी प्रावधानों के ऊपर आऊं, मैं अभी जब इसके ऊपर कुछ काम देख रहा था कि अभी लेटेस्ट क्या अमेंडमेंट प्रपोज किए गए हैं, आई केम अक्रॉस ए न्यूज आइटम ऑफ दिसंबर 2017। ये इशू उस समय राज्यसभा में उठाया गया और उस समय राज्यसभा के चेयरमैन माननीय वेंकैया नायडू जी जो अभी भी चेयरमैन है, उन्होंने भी ही ऑल्सो केम अक्रॉस सच एडवर्टाइजमेंट। उन्होंने कहा कि एक वेट लॉस के लिए कोई मेडिसिन आई है, जिसके लिए मेरे पास वो एडवर्टाइजमेंट में वो उनका जो न्यूज आइटम है वो मेरे सामने पड़ा हुआ है कि अगर आप 1000 रुपया जमा कराएंगे तो आपको वेट लॉस का बहुत अधिक इसमें फायदा होगा। और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने एक्चुअली जमा करा दिया और उसके बाद में उनको एक और नोटिफिकेशन आया, एक और मेल आई कि आपको 1000 रुपया और जमा कराना पड़ेगा, तब हम आपको मेडिसिन भेजेंगे। तो ही गॉट लिटिल सस्पिशियस और सस्पिशियस होने के बाद उन्होंने जब इस बात को इंक्वायरी करने के लिए कहा तो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के थ्रू इसकी जब इंक्वायरी की गई तो पता चला कि वो जो एडवर्टाइजमेंट आई है वो इंडिया से नहीं आई है बल्कि यूएसए से आई। मुझे याद है कि फरवरी में एक ड्राफ्ट अमेंडमेंट का प्रपोजल जो है इसके लिए किया गया है, लेकिन ये ऐसा कहना कि आज की तारीख में इसके लिए कार्रवाई नहीं की जा सकती, मैं समझता हूँ जो हमारा ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट है 1954 का, जो 1 अप्रैल 1955 से लागू हुआ, उसमें इस तरह की सिचुएशन को डील करने के लिए सफिशिएंट प्रावधान थे। ये पर्टिकुलर जब एक्ट बनाया गया था इसमें 3-4 बातों के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे। एक तो ये था कि इसका ऑब्जेक्ट था कि ऐसी ड्रग्स की एडवर्टाइजमेंट को कंट्रोल करना जो गलत या भ्रामक तरीके से लोगों को मैसेज देती हैं, और इस एक्ट के अंदर एक शेड्यूल बना करके 54 इस तरह की बीमारियां का लिस्ट दिया गया जिसमें ये कह गया कि इनसे रिलेटेड जो ड्रग्स होंगी उसकी भ्रामक एडवर्टाइजमेंट आप नहीं दे पाएंगे। अगर एडवर्टाइजमेंट देंगे तो जो कानून और कायदा बनाया गया है उसके हिसाब से एडवर्टाइजमेंट दी जाएगी। दूसरा, ये एक्ट जो है वो प्रोहिबिट करता है इस तरह की रेमेडीज को और इस तरह की जो मैजिक की कहते हैं कि हम 2 दिन में ये बीमारी दूर कर देंगे। डॉक्टर गुप्ता ने भी उसका संज्ञान लेकर के 2-3 इंस्टांसेस को किए। इन सबको आप कैसे दूर कर सकते हैं, उसमें ये भी किया गया कि इस तरह के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो एडवर्टाइजमेंट है उसके लिए भी बैन का प्रावधान है, और जो इस एडवर्टाइजमेंट इस तरह की एडवर्टाइजमेंट देता है या रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता है उसके लिए पेनल्टी के प्रावधान भी किए गए हैं। अगर वो फर्स्ट ऑफेंस करता है तो 6 महीने की सजा है या उसके ऊपर फाइन किया जा सकता है, और अगर उसको दोबारा ऑफेंस करता है तो 1 साल तक का पनिशमेंट है। अब इस प्रोविजन को भी अगर ठीक प्रकार से लागू किया जाए तो मैं समझता हूं हम इस तरह की एडवर्टाइजमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो नहीं हो रहा है, और ये जैसा कि मैंने 2017 का एक इंस्टेंस बताया जो राज्यसभा में भी जिसके ऊपर डिबेट हुई, उसके बाद में जो अब अमेंडमेंट लाई गई है इस एक्ट में 3 मेजर अमेंडमेंट का प्रावधान लाने का विचार सरकार के अधीन है। उसमें पहला तो है जो हम एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं,
एडवर्टाइजमेंट की डेफिनेशन को वाइडन किया जा रहा है, क्योंकि आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत अधिक यूज हो रही है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए जो पहले प्रावधान नहीं थे, वो ला करके एडवर्टाइजमेंट जो टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज कर उसको भी इसमें इंक्लूड करने की व्यवस्था है। और ये बिल ऑलरेडी अंडर सर्कुलेशन है, उस पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने लोगों से कमेंट्स मांगे हैं, और मैं समझता हूँ वो अभी भी कमेंट्स मांगे हैं, क्योंकि जब ये कमेंट्स मांगे गए 45 दिन का समय दिया गया था, उस समय फिर ये कोरोना वायरस की वजह से शायद वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया। तो मैं समझता हूँ अभी भी अगर कोई इसके ऊपर कमेंट भेजेगा तो उस पर विचार किया जाएगा। दूसरा, जो सेक्शन 7 में पेनल्टीज तय की गई हैं, उसको डेटरेंट बनाया जा रहा है। जो पहले 6 महीने का पनिशमेंट था, उसको बढ़ा करके अभी 5 साल तक का प्रावधान किया जा रहा है। और पेनल्टी के लिए जो पेनल्टी है, मॉनेटरी पेनल्टी, वो भी 50 लाख तक की पेनल्टी लगाने का प्रावधान किया जा रहा है। और तीसरा जो मेजर अमेंडमेंट है, अभी तक जो प्रोहिबिटेड आइटम्स जो डिसीजेज थी, उसका लिस्ट केवल 54 तक थी, और उसको भी बढ़ा करके 78 डिसीजेज को उसके शेड्यूल में डाला जा रहा है, जिसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट को रेगुलेट किया जा रहा है या प्रोहिबिट किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ ये जो अमेंडमेंट्स 2020 की ये लाई जा रही हैं, ये बहुत समय से पेंडिंग है। इसको ला करके हम इस एक्ट को 1954 के एक्ट को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और जैसा कि डॉक्टर गुप्ता ने भी इनिशियली कहा, ये केवल आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए नहीं है। ये एक्ट आयुर्वेदिक, यूनानी, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, कोई भी मेडिसिन हो, हर तरह की मेडिसिन को कवर करता है। और मैं समझता हूँ इस एक्ट के प्रावधानों की, हालांकि ये बहुत पुराना एक्ट है, जो अमेंडमेंट प्रपोज किए जा रहे हैं, अगर इसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाए तो इस तरह की भ्रामक एडवर्टाइजमेंट जो मार्केट में आती हैं, उनके ऊपर कंट्रोल हो सकता है। और जो लोग इस तरह की एडवर्टाइजमेंट देते हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, और स्टेट्स को इसके लिए प्रोएक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। गुप्ता सर, मौजूदा कानून जैसा कि कहा मल्होत्रा सर ने कि उसमें काफी कुछ है जिसके जरिए हम इसको रोक सकते हैं, लेकिन क्या प्रोसेस में परमिशन लेवल पर जो दवाइयां बना रही है कंपनी, चाहे वो आयुर्वेद की हो, एलोपैथ की हो, यूनानी हो, कोई भी दवा बनाने वाली कंपनी है, वो कहां से बचकर इस तरह के प्रोडक्ट को बाजार में उतार देती है, और किसका रोल सबसे ज्यादा अहम है अगर हम इस पर रोक लगाना चाहते हैं? मैं इस पे हमारे सीनियर डॉक्टर आर.के. श्रीवास्तव साहब ने जो कहा उसको हम आगे बढ़ाते हुए बोलेंगे। देखिए, जो दवाइयाँ बनाने की विधि है, बहुत ही अच्छी तरह से रूल्स में, रेगुलेशन में, आयुर्वेद में, होम्योपैथिक में, एलोपैथिक में बड़ी अच्छी तरह से डिस्क्राइब्ड है कि आप उसकी इतनी मात्रा लीजिए, उसके बाद में आप इसको ये प्रोसेस करिए। इस प्रोसेस का पूरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, फिर उसको गुड मैन्युफैक्चरिंग लैब के हिसाब से बनाइए, उसकी प्रैक्टिस करिए, उसका आप क्लिनिकल ट्रायल करिए, उसकी एफिकेसी बताइए। एफिकेसी में भी आप ये बताइए कि इतने प्रतिशत लोगों में इतने % तक ठीक करती है, ये इसके पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट हैं, ये कॉमन एडवर्स इफेक्ट हैं, ये सीरियस एडवर्स इफेक्ट हैं। अगर ये होता है तो ये इसका मिटिगेशन का प्रावधान है। ये करने के बाद में वो आयुर्वेदिक काउंसिल है या ड्रग कंट्रोलर जनरल है या एलोपैथिक काउंसिल, ये जो इनकी रेगुलेटरी है, उसके बाद में ही ये बाजार में दवाइयाँ आती हैं। जी श्रीवास्तव सर, मैं बहुत ही अगर सीधे शब्दों में कहूँ कि ये सब कुछ मौजूद है, हो रहा है, रेगुलेटर की भूमिका है किसकी, स्टेट लेवल पर, सेंटर लेवल पर, और कौन सी वो संस्थाएं या वो फोरम हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है इसे रोकने की, जहां पर कोई इंडिविजुअल अगर वो भुक्तभोगी है या प्रताड़ित है इन सब चीजों से, वो शिकायत कर सकता है, या फिर अभी भी मौजूदा जो कानून है उसमें ये सिस्टम लैक कर रहा है। ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इसे रेगुलेट करता है। इसका एक सेंट्रल हिस्सा होता है जो एक ओवर आर्चिंग प्रोविज़न देता है, और इसके तहत आती है न्यू मॉलिक्यूल्स, जो नई दवाइयाँ आ रही हैं वो इसके तहत आती हैं। एक होती है स्टेट बॉडी, जिसको स्टेट यूनिट कहते हैं, स्टेट ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम। इसके अंदर आती हैं और सारी दवाइयाँ जो कि ऑलरेडी आ चुकी हैं, न्यू मॉलिक्यूल नहीं है, चाहे वो फिक्स डोज कम्बिनेशन हो, चाहे रीपर्पज मेडिसिन हो, चाहे जेनरिक मेडिसिन हो। अब ये बाइफर्केशन हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी का, सेंटर का और
स्टेट का। स्टेट और सेंटर के अंदर एक चेक एंड बैलेंस वाला मैकेनिज्म बहुत इफेक्टिव वे में इसमें मौजूद नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ जो है, जो रेगुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ सिनर्जी होनी चाहिए वो आज की तारीख में लैकिंग है। और मेरे ख्याल से आज नहीं, कम से कम जब मैं मंत्रालय में था तब से ही इस चीज़ को बहुत बार पॉइंट आउट किया गया, लेकिन इसके अंदर अभी तक सुधार नहीं हुआ। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो ये एक्ट बनते हैं, जो ये रूल्स बनते हैं, जो ये लॉ बनते हैं, उनको रेगुलेट करने वाले जो आदमी होते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, जैसे DCGI, ये एक पदाधिकारी है जो कि सेंट्रल को रेगुलेट करता है। ऐसे ही स्टेट के अंदर होते हैं। मतलब चाहे अनचाहे में किसी वजह से भी ये सारे एडहॉक में चलते रहते हैं। UPSC अपॉइंटेड ऑफिसर वहाँ नहीं आ पाता, हर साल उसे अपनी पोजीशन का रिन्यू कराना पड़ता है। तो ये सिस्टम के अंदर ह्यूमन रिसोर्स के अंदर एक वीकनेस आ जाती है। तीसरा चीज़ जो सबसे बड़ा आता है, तीसरी चीज़ जो बड़ी आती है इसके अंदर, कि इसके अंदर जो आयुर्वेदिक सिस्टम है वो एक बिग ब्रदर और स्मॉल ब्रदर वाला सिस्टम बन गया है। एलोपैथिक मेडिसिन जितनी भी है और जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो सारे DTAB के तहत जाती हैं, जो सबसे एपिक्स बॉडी है। और उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई आयुर्वेदिक चीज़ आ रही है तो आयुर्वेदिक एक्सपर्ट को बुला लीजिए, अगर आपको ज़रूरत लगती है उसके कंसल्टेशन से आप उसे निकाल दीजिए। नाउ ये सारे सिस्टम की अपनी जो लॉ है उसकी अपनी इनहेरेंट वीकनेस है, जो इसको एक लूप होल प्रोवाइड करती है जो भी दवाई लाने वाला है उसको बाज़ार में लाने के लिए। दूसरी चीज़ आती है सबसे बड़ी, जो कि ये सच्चाई है कि एलोपैथिक सिस्टम 100% बीमारियों को क्यूरेटिव मेडिसिन नहीं प्रोवाइड करता। अगर मैं अपना रफ एस्टिमेट लूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 45 से 50% तक की ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि साहब ये दवा खा लो ठीक हो जाओगे। अब जो 50% 55% का गैप है उसके लिए जो अल्टरनेटिव सिस्टम है वो अल्टरनेटिव सिस्टम एक वे है, और जो मैजिक है जो बाजार के अंदर गलत तरीके से बेच रहे हैं वो दूसरा सिस्टम है। हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं कि जो हमारा स्टैंडर्ड अल्टरनेट सिस्टम है, जिसके मंत्रालय है, जिसके काउंसिल बनी हुई है, उनके अंदर भी इस सिस्टम को पूरी तरीके से इंटीग्रेट कर पाए, इसे स्ट्रेंथन कर पाए। और तीसरी चीज़ ये है कि एट द एंड ऑफ द डे हर दवा को जो बाज़ार में आती है और नीड बेस्ड होती है उसका एक सिस्टम होता है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, कि जब बाज़ार में आ भी गई, मान लीजिए गलत तरीके से भी आ गई, तो कम से कम बाज़ार में 2 साल तक ये प्रावधान होता है कि बाज़ार में उस दवा को अगर आप आ रही है तो उसको सर्विलेंस करके देखिए कि उससे कहने वाला जो फ़ायदा है वो पूरा हो रहा है कि नहीं ना। इन तीनों चीज़ों को अगर हम मिला के देखें तो ओवरऑल क्या निकलता है कि जब भी डिमांड एंड सप्लाई का गैप होगा और अगर हमारा सिस्टम वीक होगा और उसको हम डिले करते रहेंगे रिवाइज करने में, जैसे अभी बताया जा रहा है 2017 से लेकर 2020 बन गए, कोविड जैसी एक दवा का एक दिन का मार्केट का साइज पता नहीं कितना बड़ा है, तो इसके अंदर इस सिस्टम को ब्रेक करने वाले लोग तो आते रहेंगे। हमें फास्ट ट्रैक पे एक टाइम फ्रेम के मुताबिक सिस्टम को इम्प्रूव करना है। वहाँ पे एक ऐसी इम्पार्शियल ह्यूमन रिसोर्स डालनी है जो लीड कर पाए अनइन्फ्लुएंस्ड वे के अंदर। सेंट्रल स्टेट के अंदर एक कोऑर्डिनेशन डालना है और साथ में ही एक जो हमारा इंडियन सिस्टम है उसे स्ट्रेंथन करना है कि वो सारे प्रोसेस फॉलो करे अपनी रिसर्च के अंदर, नए मॉलिक्यूल डेवलपमेंट में करना, रीपर्पस करने के अंदर, जो कि एलोपैथी में मल्होत्रा सर, आखिर में बहुत संक्षेप में, क्योंकि कुछ सवाल भी इससे रिलेटेड बहुत, और कॉमन सवाल एक ही है बहुत सारे दर्शकों का कि भ्रामक प्रचार या इस तरीके के प्रोडक्ट जो बाजार में है उनकी शिकायत हम किससे कर सकते हैं? देखिए कविंद्र जी, जैसा कि डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया कि स्टेट के अंदर भी अथॉरिटीज हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी अथॉरिटीज हैं, और उन अथॉरिटीज को हमारा जो मैंने 1954 के एक्ट की बात की है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954 की बात की है, उसके अंदर स्टेट के अधिकारियों को, ऑथोराइज्ड ऑफिसर को ये पावर है कि जो व्यक्ति इस तरह की एडवर्टाइजमेंट देता है जो भ्रामक है, और मोर पर्टिकुलरली उन ड्रग्स के बारे में है जो कि वहां लिस्टेड हैं, आज तक कम से कम 54 बीमारियां ऐसी हैं जो इस एक्ट के अंदर लिस्टेड हैं जिसके लिए भ्रामक एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया जा सकता। अगर वो दिया जाता है तो स्टेट अथॉरिटी के जो ऑथोराइज्ड ऑफिसर है उनको ये पावर है
कि वो ना केवल सर्च एंड सीजर कर सकते हैं, बल्कि वहां से जो सीजर किया जाता है उसके बाद में जो व्यक्ति इस तरह की गतिविधि में इन्वॉल्व कर रहे हैं उनका प्रोसिक्यूशन भी कर सकते हैं, और जो सीजर किया गया है उसको डिस्पोजल भी कर सकते हैं। ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारियों के पास ऑलरेडी है, और इसकी इफेक्टिवनेस इसलिए नहीं थी क्योंकि इसका पनिशमेंट जो था वो बहुत अधिक नहीं था। और अब जो 2020 का प्रपोज्ड अमेंडमेंट है, मैं समझता हूं उसके अंदर जो इसको और अधिक पनिशमेंट को और स्ट्रिंजेंट बनाया जा रहा है, उससे इसकी कानून जो है वो और अधिक स्ट्रिंजेंट बनेगा। तो शायद लोगों में डर पैदा होगा, इस तरह की भ्रामक एडवर्टाइजमेंट जो लोग देते हैं या क्विक सामने आ जाते हैं, वो इस तरह की गतिविधियां कुछ ना कुछ कम होगी। लेकिन इसके लिए मैं समझता हूं कि 1954 के एक्ट में अमेंडमेंट करने के बजाय, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो अगर ये हमारा 65 साल पुराना एक्ट है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अलावा ई मार्केटिंग भी आजकल बहुत हो गई है, अगर उसको भी कंट्रोल करना है तो मैं समझता हूं इसमें एक या दो जगह या तीन जगह अमेंडमेंट करने के बजाय अगर एक नया कानून लाया जाए जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भी जो है, जो आज एक अनरेगुलेटेड मार्केट है, उसका भी अगर ध्यान रखा जाए तो मैं समझता हूँ एक नया एक्ट लाने के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर नया एक्ट लाने में कोई किसी तरह की दुविधा आ रही है तो 2020 का जो एक बिल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ऑलरेडी सर्कुलेट किया है और उसमें एडवर्टाइजमेंट की डेफिनेशन में अमेंडमेंट जो किया है, पेनल्टीज का जो एनहांसमेंट किया है, और जो उसमें डिसीजेज हैं जिसमें भ्रामक एडवर्टाइजमेंट आप नहीं दे रहे हैं उसके नंबर को भी बढ़ाया जा रहा है, 54 से बढ़ाकर 78 किया जा रहा है। अगर इसको भी लागू कर दिया जाता है तो मैं समझता हूँ ये कानून बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। लेकिन मैं फिर एक कैवेट देना चाहूंगा कि कानूनी प्रावधानों में आज भी कोई कमी नहीं है, समस्या है उसके इम्प्लीमेंटेशन की। अगर उसको भी ठीक से इम्प्लीमेंट किया जाए तो हम बहुत सारा ऑब्जेक्टिव जो है अपना उसको अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए और बताने के लिए कि बाजार में जो दवाइयां आती हैं और जो उनके भ्रामक विज्ञापन है वो किस तरीके से कंट्रोल हो सकते हैं, उसके लिए नियम क्या है और नियमों को लागू कैसे करना है, और अगर आप इसके शिकार हो गए हैं तो शिकायत कहाँ कर सकते हैं। तो आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।